हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे एंड 8 क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा के होंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम जल्दी से जल्दी ये लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, FGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। तो ये हमारे पास 26 हो गए। अब बी हमारे पास कौन से नंबर पे है, 2 पे, और हमारे पास वाई किस नंबर पे है, 25 पे। तो जो इन दोनों की एडिशन है 2 + 25 वो 27 आई। नेक्स्ट हमारे पास वी किस नंबर पे है, वी यहाँ पर हमारे पास है 25, 24, 23, 22 पे, और जो हमारा ई है वो 5 पे है, तो इनका सम भी 27 हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एम कहाँ पर है, 13 पे, एन कहाँ पर है, 14 पे, तो इनका सम भी 27 हुआ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा जेड के साथ, उनका सम भी हमारे पास, जेड हमारे पास 26 में है, तो यहाँ पर एक नंबर वाला आएगा जिससे कि इनका सम 27 हो जाए। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, अल्फ़ाबेट ए, तो यहाँ से हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना सा बी वाई, इनका सारों का सम 27 बन रहा था, तो जो जेड के साथ लेंगे ए लेंगे तो इसका सम भी 26 + 1 27 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है रिया रिमेंबर डैट हर एल्डर सिस्टर वाज मैरिड आफ्टर 8 मई, कि 8 मई के बाद हुई उसकी शादी। ठीक है, एंड बिफोर 11 मई, 11 मई से पहले हुई। यानी हमारे पास चॉइसेस क्या बचे, या तो 9 को ही होगी एंड या 10 को ही होगी। ठीक है, वाइल रीशू रिमेंबर्स डैट सी वाज मैरिड आफ्टर 9 मई, उसको रीशू कहता है कि 9 मई के तो बाद हुई, एंड बिफोर 12 मई, एंड 12 मई से पहले हुई। तो हमारे पास चॉइसेस क्या बची यहाँ से, 10 और 11। ठीक है, if the statement of both this supposed to be correct, then on which day the May she was married। ठीक है, तो ये इसकी भी ट्रू है स्टेटमेंट, इसकी भी ट्रू है स्टेटमेंट। तो अगर हमने 9 ले लिया तो इसकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, अगर हमने 11 ले लिया तो इसकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम कॉमन वाला नंबर लेंगे 10 को, कि उसकी मैरिड 10 को हुई थी, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 पॉजिटिव नंबर्स एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1, कि जो हमारे पास एक्स वाई जेड है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्योंकि अगर 1 हो जाते तो ये वैल्यू भी 0 हो जाती, ये वैल्यू भी 0 हो जाती, ये भी 0, और बाई में भी 0/0 की फॉर्म बन जाती। फिर हमें एल हॉस्पिटल रूल से करना पड़ता क्वेश्चंस को। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले ही स्पेसिफाई किया है कि जो एक्स वाई जेड हैं वो ग्रेटर देन 1 है, एंड पी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 log y बाई log x log z बाई log, इस टाइप से हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड देन हमें पूछा है कि सीलिंग फंक्शन साइन पी प्लस कोस पी प्लस 10p बाई ई की पावर p इज इक्वल टू के, देन वेयर के इज दी, देन हमें करेक्ट बताना है इनमें से कि क्या log k की वैल्यू 1 होगी, क्या k इज इवन मल्टीपल ऑफ π/17 होगा, क्या k इज एन इरेशनल नंबर होगा, लाइज बिटवीन 3 and 6 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें पहले सबसे यहाँ से p की वैल्यू चाहिए। p क्या है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ p। ठीक है, ये हमें p गिवन है, p इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो हमारे पास यहाँ से p आएगा 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो log z से log कैंसिल, log y से log -1। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आएगा log y बाय log x। फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम, तो हमारे पास यहाँ से आएगा log x बाई log y माइनस log x log z इंटू दिस। ठीक है, log z एंड log y। तो जैसे हम इनको काटेंगे और कैंसिल करेंगे एंड प्लस, अब हमारे पास ये वाली टर्म रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास
ये वाली टर्म रहेगी, तो इसके साथ हम ये वाली टर्म लिखेंगे log x बाई log y से log कैंसिल, log x log z माइनस log x log z। तो यहाँ से हमारा जो p आएगा इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालना, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो हमारे पास 0 आती है, ठीक है। अब हमें निकालना है सीलिंग फंक्शन, तो अगर p हमारे पास 0 है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो साइन 0 प्लस कोस 0 प्लस टेन 0 बाई ई की पावर 0 इज इक्वल टू के। अब साइन 0 0 कोस 0 1 होता है हमारे पास, एंड टेन 0 0 होता है, ई की पावर 0 भी 1, तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, ठीक है। तो हमें पूछा है क्या लोग के की वैल्यू 1 होगी। अगर हमारे पास लोग के की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि के इज इक्वल टू ई की पावर 1। तो ये तो हमारे पास के की वैल्यू यहाँ से तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। के इज एन इवन इंटीग्रल पावर ऑफ पाई बाई 16, ये 17, ये भी गलत हो गया। के इज एन इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन, के की वैल्यू तो 1 आई है, वो एक इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, नन ऑफ दिस, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब हम डिटर्मिनेंट और कैसे निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स का, तो हम सबसे पहले रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें एंड देन हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अभी तो हमने डायरेक्ट किया था, अगर आप लोग डायरेक्ट भी करोगे तो भी इसका इजीली हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास पी होगा। तो हमने अप्लाई किया R1 इम्प्लाई log x R1, R2 इम्प्लाई log y R2, R3 इम्प्लाई log z R3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो कुछ इस टाइप से आई, log x log x log x एंड log y log y log y एंड log z log z log z। तो अगर हम यहाँ से log x एंड log y एंड log z को कॉमन ले लेते हैं तो ये मैट्रिक्स बनती है 1 1 1 1 1 1 1 1। और अगर किसी मैट्रिक्स में किसी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, इट मीन्स सेम हो जाते हैं, तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ से p हमारा डिटर्मिनेंट के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से p की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो p की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 0 आई तो हमें जो फाइंड करना था सीलिंग फंक्शन साइन 0 कोस 0 टेन 0, उसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1। तो यानी k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो हमारा यहाँ से 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि नन ऑफ दिस, क्योंकि उसमें के की जितनी वैल्यूज़ दी हैं वो सभी गलत होगी हमारे से, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारी 1 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर एल एम एन आर पीथ क्यूथ आरथ टर्म्स ऑफ जीपी एंड ऑल आर पॉजिटिव्स देन ए इज इक्वल टू log l log m log n p क्यू आर 1 1 1 इज। तो हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर होगी या इसका रैंक 3 के इक्वल होगा या ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर नन ऑफ दिस। तो हम यहाँ से अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा एल एम एन हमें पीएथ क्यूथ आरथ टर्म जीपी की गिवन है, तो हमें जो एल है वो हमारा इक्वल होगा ए आर की पावर पी माइनस 1, ठीक है, और एम हमारा होगा ए आर की पावर क्यू माइनस 1, एन होगा हमारा ए आर की पावर आर माइनस 1, क्योंकि हमें गिवन है एल पीएथ टर्म है, एम क्यूथ टर्म है, एन हमारी आरथ टर्म है, ठीक है। लेकिन हमें जो ये मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स में हमें चाहिए क्या, log l log m log n, तो हम वही निकालेंगे। यहाँ से हमारा log l है वो इक्वल आएगा, यहाँ log l की जगह अगर हम पुट करते हैं a आर की पावर p माइनस 1, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो जैसे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा log a प्लस p माइनस 1 log r। नेक्स्ट हमें यहाँ पे log m निकालना है, तो log a प्लस q माइनस 1 log r। नेक्स्ट हमें n, अब log n निकालना है, तो log a प्लस r माइनस 1 log r। तो हम यहाँ पर log l log m log n की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आया log a प्लस p माइनस 1 log r p 1 log a प्लस q माइनस 1 r q 1 log a प्लस r माइनस 1 log r r कोमा 1। तो जैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, जो हमारे पास ये आया है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद हमें 0 वैल्यू मिलेगी, लेकिन जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती तब हम बोल सकते थे कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, यानी इसका रैंक 3 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर Ax इज इक्वल टू 0 के पास यूनिक सोल्यूशन होता है, वो तब होता है जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स आई। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट एल को लिखा, एल हमारे पास pth टर्म है। अब जो जीपी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू सोन। तो जो इसकी nth टर्म होती है वो किस टाइप से होती है, ए आर की पावर n-1 टाइप की। तो यहाँ पर इसकी एल हमारी pth टर्म थी, तो L इज इक्वल टू ए इंटू पी, pth टर्म थी हमारे पास, तो यहाँ हमने लिखा a r की पावर p-1। जो m थी वो q थी, तो उसको लिखा a इंटू आर की पावर q-1। अब n था हमारे पास, उसको लिखा a इंटू आर की पावर r-1, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल एम एन pth क्यूथ rth टर्म्स हैं जीपी की, और उसको लिखने के बाद हमने log L निकाला, log M निकाला एंड देन log N निकाला, और वहाँ पर वैल्यू पुट की और डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है, हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस 0 इज डायगोनलाइजेबल, कि हम अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसका रैंक तो 1 है और ट्रेस 0 है, वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लूँ, अब हमें एक रिजल्ट पता है कि जीरो मैट्रिक्स इज ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज डायगोनलाइजेबल। तो नॉन जीरो कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स लेते हैं तो वो हमेशा नॉन डायगोनलाइजेबल होती है। तो यहाँ पर मैंने एक निलपोटेंट मैट्रिक्स ले ली नॉन जीरो, वो मेरी कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो रैंक 1 मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है 1, और इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है वो 0। आर डायगोनलाइजेबल, ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मेरी होगी फॉल्स। और आगे रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस नॉन जीरो इज डायगोनलाइजेबल, कि जो रैंक 1 मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रेस नॉन जीरो ले लेती है तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है और ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि इसके लिए हमें एग्जाम्पल मिल गया 0 1 0 0। तो यहाँ से हमारा इन्होंने पूछा 1 ऑफ 1 एंड 2 इज ट्रू, तो इनमें से एक ही तो ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। 1 ऑफ 1 एंड 2 इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स हो गया, नहीं ये भी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, और ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर हम रैंक 1 मैट्रिक्स लेते हैं विद ट्रेस नॉन जीरो तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया कि रैंक 1 मैट्रिक्स ट्रेस 0 हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसमें हमारा ट्रेस भी 0 है और रैंक 1 मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ई इज इक्वल टू, ई एक ऐसा सेट है उसमें वो सभी के आ रहे हैं सच दैट k इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू M2020 R सच दैट ए स्केयर इज इक्वल टू ए। अब ए यहाँ से हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में ट्रेस की बात की गई है। ठीक है, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो ई सेट है हमारा, क्या वो क्लोज इंटरवल 0,2020 होगा, या ई सेट में 2 ही एलिमेंट आएंगे 0,1, या कार्डिनलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन 2020 होगी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें गिवन है ए स्केयर इज इक्वल टू ए, इट मीन्स ए हमारी यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू A-1 इज इक्वल टू 0। तो मिनिमल पोलिनोमियल है जो, अब हमें एक रिजल्ट होता है कि मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को या फिर एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल को, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो हमेशा एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल होती है। तो जो अगर कुछ ना मेंशन हो तो हम उसको करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ना लेकर हम उसको एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल मानकर चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करती है हमारी
एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल को, तो हमें यहाँ से पता चला 0 and 1 आर दी ओनली पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो हमारे पास 0 और 1 ओनली आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हमारी ऑल आइगन वैल्यूज आर 0 हुई तो ट्रेस क्या होगा, मैट्रिक्स का 0 होगा। अगर इफ़ 1 आइगन वैल्यूज 1 एंड रेस्ट आर 0 देन ट्रेस 1 होगा। तो अब हम जो हमारा ई सेट है उसमें वो सभी के आ रहे हैं जो ट्रेस बन रहे हैं मैट्रिक्स के, के बिलोंग्स टू आर सच दैट के इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो उसमें वो सभी नंबर आ रहे हैं जो इस मैट्रिक्स के ए स्केयर इज इक्वल टू ए के लिए ट्रेस बन रहे हैं। तो 0 भी उसमें आ गया, 1 भी उसमें आएगा। अगर ऑल आइगन वैल्यूज इज 1 एंड रेस्ट आर 0 तो ट्रेस क्या होगा, हमारा 2 होगा, क्योंकि हमारा ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अगर 2 आइगन वैल्यूज़ 1 1 है तो उसका ट्रेस 2 होगा। अगर 3 आइगन वैल्यूज़ हमारी 1 1 है तो उसका ट्रेस 3 होगा। सिमिलर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 20 क्रॉस 20 की। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ अगर सभी की सभी 1 हुई तो जो ट्रेस होगा वो हमारा 20 20 हो जाएगा। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 ना हुई और सभी आइगन वैल्यू 1 1 होगी तो उनको हम 20 20 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो जो हमारे पास ई सेट आया वो हमारे पास आया 0 1 2 3 20 20 तक, ठीक है। क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स थी ए वो हमारी बिलोंग कर रही थी एम 20 20 क्रॉस 20 20 आर से। तो यानी इसमें वो सारी मैट्रिसेस थी जो हमारी 20 20 क्रॉस की थी। तो अगर हम यहाँ पर कार्डिनलिटी की बात करें ई सेट की तो वो हमेशा 20 20 से बड़ी होगी। तो जो हमारी कार्डिनलिटी है यहाँ पर गिवन है कि ई हमारा सेट है जो क्लोज इंटरवल 0 20 20 होगा, लेकिन इसमें तो सभी के सभी रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन ट्रेस हमारा यहाँ पर या तो 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, यानी नेचुरल नंबर आ रहा था। तो इसमें वो सभी केस इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमारा। नेक्स्ट ई इज इक्वल टू 0,1, लेकिन हमारे ई सेट में तो 1 भी आया, 2 भी आया, 0 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, ऐसे करके 20 20 तक सभी नंबर्स आए। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें बोला गया कार्डिनलिटी ऑफ ई सेट ग्रेटर देन 20 20। तो अगर हम यहाँ पर कार्डिनलिटी की बात करें तो जो कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। तो जो कार्डिनलिटी है ट्रेस मेरे पास 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था और 20 20 तक आया था। तो टोटल कितने नंबर हो गए ये। कार्डिनलिटी अगर किसी फाइनाइट सेट की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास 20 21, और 20 21 हमारा 20 20 से बड़ा होता है। तो यहाँ से हमारा C3 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। जस्ट हमें इसमें ये देखना था कि हमारे पास ट्रेस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सभी एलिमेंट्स हमारे ई सेट में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ ए बिलोंग्स टू एम एम क्रॉस आर सेटिस्फाइंग ए की पावर 21 प्लस ए की पावर 20 20 प्लस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ओड वैल्यू ऑफ एम। तो इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट होगा अगर मैं एम की ओड वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमें बोला गया कि ए इज इन्वर्टिबल, पी ऑफ ए इज एन इवन एंड कॉलम्स ऑफ ए स्पैन्स आर एम एंड कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म अ बेसिस बट सेट ऑफ रोज ऑफ ए मे फेल टू स्पैन्स आर एम। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसकी एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल हमें गिवन है यहाँ पर ए 20 20। तो गिवन ए बिलोंग्स टू एम एम क्रॉस आर सेटिस्फाई करेगा ये हमारा ए 20 21 प्लस ए 20 20 प्लस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया कि जो हमारा ये मिनिमल पोलिनोमियल है वो हमेशा एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 0 तो कभी भी इसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा कभी भी 0 के इक्वल 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिनिमल पोलिनोमियल की जो 0 तो कभी भी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। तो इट मीन्स हमारा ए सेट है जो ए मैट्रिक्स है हमें वो हमारी इन्वर्टिबल होगी। और अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए हमारी एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स थी। तो यानी हमारी यहाँ से रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का एम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ए इज इन्वर्टिबल, रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी इवन। अब हमारा एम है जो ओड गिवन है, तो अगर रैंक एम हो रहा है तो कैन नॉट बी इवन, ये भी सही हो गया। ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन हमें बतानी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
एंड कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म बेसिस ऑफ आर एन, तो ये बेसिस भी बनाएंगे, ये एल आई भी होंगे, ये स्पैन भी करेंगे आर एन को, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गए, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ये पता चला हमें कि जीरो कभी भी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। और हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। अगर हमारा डिटर्मिनेंट अगर जीरो आइगन वैल्यू ही नहीं है तो डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा तो इट मीन्स मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल है। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका रैंक एम होगा, क्योंकि ये एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स थी। एम हमें एक ओड नंबर गिवन है, तो हमें ए यहाँ से करेक्ट मिला। रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी वन, क्योंकि रैंक ओड आ रहा है, तो ये भी सही है। कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म बेसिस ऑफ आर एन, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन है कॉलम ऑफ ए फॉर्म बेसिस ऑफ आर एन बट सेट ऑफ रोज ऑफ ए मेल्स टू, वो हमारे एल आई सेट हैं, वो हमारे बेसिस बन जाएंगे, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन में अगर एल आई या स्पैन में से एक कंडीशन होल्ड हो जाती है तब हम बोल देते हैं कि वो हमारा बेसिस बन जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर रैंक हमारा मैट्रिक्स का एम आ रहा है तो मैट्रिक्स हमारी एल आई है। तो अगर मैट्रिक्स के जो रोज एंड कॉलम्स हैं अगर वो एल आई है तो वो स्पैन भी करेंगे आर एम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट पी, 8th क्वेश्चन, लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 7 क्रॉस 7 मैट्रिसेस विद एंट्री 0 and 1, कि पी हमारे पास ऑल इन्वर्टिबल 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज या तो 0 है या फिर 1 है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू पी लेट अल्फा 1 ए अल्फा नोड ए डिनोट्स द नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस इन ए रिस्पेक्टिवली, then minimum of a belongs to p alpha 1 a minus alpha node a is equal to 1, minimum of a belongs to p alpha 1 a minus alpha node a is equal to 7। अब अल्फा 1 a और अल्फा नोड a किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज को। तो यहाँ से हमारे पास आया कि जो अल्फा नोड प्लस अल्फा 1 है उसका जो सम होगा वो 49 होगा। अल्फा नोड हमारा अल्फा 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जो 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर, तो इट मीन्स इन दोनों का मोड भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो जो हमारी मैट्रिक्स ए बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1, डायगोनल पर 1 1 प्रेजेंट होगा। और ये हमारी एक तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लोअर वाले 0 है और ये भी हमारे 0 है। इनके 0 होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे लोअर वाले 0 हो जाते हैं तो अपर ट्रायंगुलर। अब हमारे पास है अल्फा 1 इज इक्वल टू 25, अल्फा नोड की वैल्यू आई 24, क्योंकि अल्फा 1 रिप्रेजेंट कर रहा था वंस को, अल्फा नोड रिप्रेजेंट कर रहा था जीरोज़ को। तो यहाँ पर 1 हमारे पास 25 एंड जो जीरोज़ हैं वो 24। सो जो इनका जो डिफरेंस है अल्फा 1 माइनस अल्फा नोड का मोड वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमें 1 गिवन था। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ ए बिलोंग्स टू पी अल्फा 1 ए माइनस अल्फा नोड इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू 1/3 1/9 0 1 एक्स इज इक्वल टू 3 4, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन एक्स। तो हमें फाइंड करना है कि जो a की पावर n करने के बाद उसको x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर 4/3 4 होगा, या फिर 3/4 4, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो मैट्रिक्स ए गिवन है उस पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए क्यूब निकाल लेंगे एंड देन ए की पावर n निकाल लेंगे और जनरलाइज करेंगे। तो अब हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 1/3 1/3 का स्क्वायर 0 1। तो ए स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से 1/3 1/3 स्क्वायर 0 1, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए। तो अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो 1/3 1/3 स्क्वायर 0 1 1/3 1/3 का स्क्वायर 0 1। तो यहाँ से जब हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर क्यूब प्लस 1/3 स्क्वायर 0 1। तो ए क्यूब जो अब ए क्यूब क्या आएगा हमारे पास, यहीं से हम जनरलाइज करते हैं कि ये वाली टर्म तो एक एक बढ़ रहा है, 1/3 स्क्वायर पहले 1/3 था, अब 1/3 स्क्वायर हुआ तो ए क्यूब करेंगे तो 1/3 क्यूब हो जाएगा। और ये वाली टर्म एडिशन में एक पावर बढ़ के ऐड हो रही है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 स्क्वायर 0 1। तो ये हमारे पास ए क्यूब हो गया। नेक्स्ट हम ए की पावर n को भी जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने a3 निकाला तो यहाँ पर 1/3 की पावर 4 आया। तो जैसे ही हम a की पावर n निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1/3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1/3 की पावर n प्लस 1/3 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 की पावर n।
तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू 1/3 की पावर एन 1/3 की पावर एन प्लस 1 प्लस 1/3 की पावर एन प्लस 1/3 की क्यूब प्लस 1/3 स्क्वायर 0 1। तो ये हमारे पास ए एन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ए एन को अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारी एक तरह से जीपी सीरीज है। अगर हम यहाँ से 1/3 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर n माइनस 1 विच इज़ एन जीपी सीरीज वूज nth टर्म जो इनका n सम होता है वो कुछ इस टाइप से आता है 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। जो यहाँ पर a है वो 1 है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/3 स्क्वायर साथ में चल रहा है, कॉमन लिया है हमने यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर n बाय 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से हमारे पास आया 1 माइनस 1/3 की पावर n बाय 6। तो हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n x करना है। तो पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं ए एन को फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n इज इक्वल टू 1/6। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1/3 की पावर n है, और जब भी हमारा कोई नंबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो उसकी जितनी ज़्यादा हम पावर करते हैं वो 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो 1/3 की पावर इन्फिनिटी हमें 0 देगा। तो यहाँ से हमारे पास आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 1/6 0 1। अब हमें क्या करना था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन एक्स फाइंड करना था। तो x हमारे पास है 3 4, ये हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/6 4। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2/3 4। तो अब देखते हैं ये हमें 2/3 एंड 4 ये हमें कौन सा कॉलम गिवन, कौन से ऑप्शन में ये वाला कॉलम गिवन है हमें, तो यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नहीं 2/3, ये सॉरी यहाँ पर हमारा 2/3 और 4 आया है, लेकिन यहाँ क्या गिवन है 4/3। तो यहाँ से यहाँ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो नन ऑफ दिस हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन आज का। लेट n बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ 2x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज t n से n बी डिफाइंड बाय t माइनस x1 x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू दिस। माइनस x6 जो हमारा फर्स्ट है वो x6 बन जाता है माइनस के साथ, फिर हमारे पास x4 x1 x3 x5 x2। देन हमें बताना है क्या हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ t, जो t के करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, क्या उसका रैंक 1 होगा, नहीं उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, या फिर टी बी बी डैश है 6 नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, या फिर टी हमारी सिंगुलर होगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या हमारा नॉन जीरो आएगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी इस केस में वो क्या बनेगी। ठीक है, अब हम बेसिस कंसीडर करते हैं। जब हमें कोई भी बेसिस ना गिवन हो तो हम क्या करते हैं, जनरल बेसिस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड जी, ये हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड बेसिस होगी 2x3 के मैट्रिक्स के केस में। तो अब हम अब मैट्रिक्स के केस में क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है बेसिस के एलिमेंट पर t अप्लाई करते हैं, और जो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टर्म लिखते जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो इस मैट्रिक्स, अगर हमें कोई इस टाइप से 2x3 की मैट्रिक्स गिवन है तो इस रो को हम पहले लिखेंगे, ये पहली 3 एंट्री, इस रो को लास्ट में लिखेंगे, तो ये हमारी लास्ट वाली एंट्री ऐसे आती है। तो जो हमारे पास टी मैट्रिक्स होगी रिक्वायर्ड वो होगी 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0 0 1 0। तो इस टाइप से हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो -1 आएगा। वो कैसे फाइंड करना है हमें वो देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा बाहर। अब क्या करेंगे, इस रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब ये लेंगे, अब ये वाला लेंगे एंड नेक्स्ट ये, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा -1। तो अब देखते हैं हम किस मैट्रिक्स में हमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ टी है वो -1 गिवन है, तो ये तो गलत हो गया। टी ऑफ बी है 6 नॉन जीरो एंट्री, ये भी गलत हो गया। टी सिंगुलर, ये भी हमारा गलत हो गया। तो जो हमें पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो हमारी टी बी
बी मैट्रिक्स होगी, क्या उसमें 6 नॉन जीरो एंट्रीज होंगी? तो अब चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो एंट्रीज है। -1 1 हो गया, 2 नॉन जीरो एंट्री, 3 नॉन जीरो एंट्री, 4 नॉन जीरो एंट्री, 5 नॉन जीरो एंट्री एंड 6 नॉन जीरो एंट्रीज। तो यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या आया था मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ टी -1 आया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। टी बी बी के पास कितनी एंट्रीज है? नॉन जीरो 6, तो ये हमारा सही हो गया। टी इज नॉन सिंगुलर, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो वो नॉन सिंगुलर होती है, ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये वाले गलत हैं तो ये ऑल ऑफ दिस तो यहाँ से कट गया। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सकें और अपनी CSIR नेट, गेट एंड एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम है, या आप ऐसे मतलब आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो जैसा आपको लगता है वो कमेंट कीजिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।